बहुत दूर देश की बात है। एक कस्बे में डेजी और अप्रैल नाम की दो बहनें अपनी बीमार माँ के साथ रहती थीं। अप्रैल, मैं दूध दूह रही हूँ, तू जरा माँ को दवा दे दे और थर्मामीटर से उनका बुखार भी चेक कर लेना। अप्रैल डेजी से छोटी थी। अप्रैल को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी बड़ी बहन उसे किसी बात का ऑर्डर दे। डेजी मुझसे बड़ी है, इसलिए ज्यादा अम्मा बनती है, हर काम के लिए मुझे ऑर्डर देती है और खुद दूध दूहने के बहाने आंगन में बैठकर लड़कों को ताड़ती रहती है। अब ये इतनी सारी दवाइयाँ हैं, पता नहीं कौन सी दवाई देनी है। क्या मुझे डेजी से पूछना चाहिए? नहीं, उस बेकार इंसान से पूछने का कोई मतलब नहीं। ये गुलाबी वाली गोली खिला देती हूँ, ये माँ ने बहुत दिनों से नहीं खाई है। अप्रैल अपनी माँ को अनजाने में गलत दवा खिला देती है। गलत दवा खाने के कारण माँ की तबीयत बिगड़ जाती है। अप्रैल घबरा जाती है। डेजी, जल्दी अंदर आओ, पता नहीं माँ को क्या हो गया है। क्या हुआ? मैंने माँ को ये वाली दवाई खिलाई, फिर पता नहीं माँ को क्या हो गया। अरे नहीं, ये तुमने क्या किया? माँ को गलत दवा खिला दी। मैंने जानबूझकर नहीं किया। रो मत बेटियों, शायद मेरे भाग्य में आज का दिन ही अंतिम लिखा है। वैसे भी मैं अपनी बीमारी से परेशान हो चुकी हूँ। मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। माँ डेजी और अप्रैल को एक संदूक निकाल कर देती है और मर जाती है। नहीं माँ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे माफ कर देना माँ, मैंने आपको गलत दवा खिला दी। माँ, वापस आ जाओ माँ, वापस आ जाओ। अब हम किसके सहारे जिएंगे? दोनों बहनें संदूक खोलकर देखती हैं। संदूक में 2 पोटलियां और एक लेटर था। डेजी लेटर पढ़ती है। मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारी उम्र अब विवाह करने लायक हो चुकी है, लेकिन मेरे जाने के बाद ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारे लिए योग्य वर ढूंढे। इस संदूक में 2 पोटलियां हैं, जिनमें हीरे हैं। तुम दोनों हीरे लेकर यात्रा पर निकलना। क्योंकि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, इसलिए कई लोग तुम्हारे सामने विवाह का प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन किसी की शक्ल सूरत के आधार पर उससे विवाह मत करना। विवाह उसी से करना जो एक हीरे के बदले तुम्हें 4 हीरे लाकर दे दे। डेजी और अप्रैल हीरे लेकर यात्रा पर निकल पड़ती हैं। जब वे कुछ दूर पहुंची तो एक लड़का डेजी के पास आकर बोला, हे सुंदरी, मेरा नाम पीटर है, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? डेजी अपनी पोटली से एक हीरा निकालकर लड़के को देती है और कहती है, अगर तुम इस हीरे के दम पर 4 हीरे लेकर इस पते पर लौट आए तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। वे कुछ दूर और चलते हैं तो एक घुड़सवार अप्रैल के पास आता है। हे खूबसूरत लड़की, तुम्हारे रूप ने मुझे मोहित कर दिया है, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? हाँ, कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है, मैं तुम्हें एक हीरा दूंगी। तुम्हें इसके बदले मुझे 4 हीरे लाकर देने होंगे। जब 4 हीरे हो जाएंगे तो ये मेरे घर का एड्रेस है, यहाँ आ जाना। अप्रैल और डेजी की पोटलियों में 4 हीरे थे। वे रास्ते में आगे बढ़ते गए और शादी का प्रस्ताव रखने वाले लड़कों को अपनी पोटलियों से एक एक हीरा देते गए। जब उनकी पोटली के सारे हीरे खत्म हो गए तो वे दोनों घर लौट आए। तीसरे नंबर पर जो लड़का मिला था वो बहुत हैंडसम था। अच्छा होता मैंने उसी से विवाह के लिए हाँ कर दिया होता। ये हीरों के चक्कर में हम कहाँ फंस गए। धैर्य रखो अप्रैल, धैर्य रखो अप्रैल, हमें अपनी माँ पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने जो भी किया है कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन डेजी और अप्रैल के पास कोई लड़का लौटकर नहीं आता। ऐसे हम कब तक इंतजार करते रहेंगे? इस तरह तो हमारी शादी की उम्र ही निकल जाएगी। इतने अच्छे अच्छे लड़के मिले थे, लेकिन माँ की योजना की वजह से सब हाथ से निकल गए। लड़के तो गए ही और हीरे भी चले गए। तुम चिंता मत करो अप्रैल, माँ ने तुम्हारे और मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अगर अगले 6 महीने में कोई लड़का नहीं आता तो अगर तुम चाहो तो शादी कर सकती हो। कुछ महीनों बाद पीटर नाम का एक लड़का लौट आया जिसने डेजी को पसंद किया था।
मैंने एक हीरे की दम पर कमाई करके 4 हीरे बना लिए हैं। डेजी की शादी हो जाती है। तुम्हारी तो शादी हो गई और मैं ऐसे ही रह गई। लगता है मुझे लेने कोई नहीं आएगा। आएगा अप्रैल, थोड़ा धीरज रखो। माँ, तुम आसमान से देख रही हो ना, क्या ईश्वर इतना निर्दयी है? मैंने जिन लड़कों को हीरे दिए थे उनमें से कोई भी लौटकर क्यों नहीं आता? आखिरकार एक दिन जॉन नाम का एक लड़का आता है जिसने अप्रैल को पसंद किया था। तुम्हारे दिए एक हीरे को बेचकर मुझे जो पैसे मिले, मैंने उन्हें अलग अलग जगह पर निवेश किया और इतना पैसा कमाया कि आज मैं 4 नहीं बल्कि पूरे 10 हीरे लेकर लौटा हूँ। मुझे लगता है कि तुम दोनों की माँ बहुत बुद्धिमान रही होंगी। वे निवेश की ताकत जानती होंगी। इस तरह अप्रैल की भी शादी हो जाती है। देखा, मेरी प्यारी छोटी बहन, माँ की बुद्धिमानी की वजह से आज हमें इतने बुद्धिमान जीवन साथी मिल पाए और हमारे हीरे भी वापस आ गए। ठीक कहा, आज मुझे एहसास हुआ कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। गांव से कुछ ही दूरी पर जीवा का घर था। उसके घर में उसकी पत्नी किरण और बेटा राजू रहा करते थे। तीनों के तीनों दुबले पतले और कुपोषित थे। जीवा जंगल से लकड़ियाँ और जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करके उन्हें गांव में बेचा करता था। चूल्हे के लिए लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ ले लो। कितना दाम है इस पेड़ के तने का? मालिक, सिर्फ 5 सिक्के। 5 सिक्के तो ऐसे बोल रहा है जैसे मुफ्त में दे रहा है। मुझे नहीं चाहिए तेरी लकड़ी, तू ही रख। नहीं नहीं मालिक, आप जो देंगे वो मंजूर। ठीक है, फिर ये ले 3 सिक्के। जीवा वो 3 सिक्के ले लेता है और फिर वो गांव के किराने की दुकान पे जाता है। भाई, ये चावल कैसा है? 1 किलो के 2 सिक्के। और ये दाल? ये 4 सिक्के प्रति किलो। भाई, मुझे 1 किलो चावल और 1 पाव दाल दे दो। ये लो तुम्हारे हुए 3 सिक्के। जीवा अपने दिन भर की कमाई से सिर्फ थोड़ा सा राशन ही खरीद पाता था। वो राशन लेकर घर गया और फिर उसकी पत्नी ने दाल और चावल से खिचड़ी बनाई और यही उनकी रोज की जिंदगी थी। मौसम बदला और अब बरसात शुरू हुई। जीवा फिर भी जंगल गया और वहाँ उसने लकड़ियाँ काटी और एक बार फिर वो बाजार में लकड़ियाँ बेचने लगा। लकड़ियाँ ले लो, चूल्हे के लिए लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ। सुबह से शाम तक वो चिल्लाता रहा, लेकिन आज बारिश की वजह से एक भी ग्राहक लकड़ियाँ खरीदने नहीं आया। निराश जीवा वो लकड़ियाँ अपने कंधे पे लाद कर अपने घर की ओर निकल पड़ा। आज मैं अपने परिवार के लिए खाने का इंतजाम तक नहीं कर पाया। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दी है मुझे। निराश जीवा अपने घर पहुंचा और वो अपनी पत्नी और बेटे के सामने रोने लगा। अगले दिन जीवा वापस अपनी लकड़ी बाजार में बेचने गया, लेकिन इस बार भी कोई खरीदार नहीं था। शाम को एक सेठानी आई और उसने जीवा से लकड़ियाँ खरीद ली और जीवा को 5 सिक्के दे दिए। सिक्के देख जीवा बहुत खुश हुआ। वो पैसे लेकर किराने की दुकान में गया और वहाँ उसने 1 किलो चावल और आधा किलो दाल खरीदी और अपने बेटे राजू के लिए एक सेब भी खरीदा। सारा सामान लेकर जीवा लौट ही रहा था कि जंगल में उसे एक बंगला दिखा और इस बंगले से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। जीवा को चिंता सताने लगी।
वो उस बंगले में गया और वहां उसने देखा कि एक 4-5 साल का बच्चा रो रहा था। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। जीवा को उस बच्चे पर दया आ गई और उसने वो सेब उस बच्चे को दिया। बच्चे ने हड़बड़ी में वो सेब खाया। क्या आपके पास और कुछ है? है तो, लेकिन इसे पकाना पड़ेगा। जीवा उस बंगले की रसोई में गया और उसने दाल और चावल से खिचड़ी बनाई। फिर जीवा ने वो खिचड़ी उस नन्हे बच्चे को दी, जिसने बड़े चाव से खिचड़ी खाई। अब मेरा पेट भर गया है। और तभी एक औरत की आत्मा प्रकट हुई। शुक्रिया भैया, आपने मेरे बेटे की भूख मिटाई। मैं इसकी माँ हूँ। इसका मेरे अलावा और कोई नहीं है। 3 दिन पहले मेरी मृत्यु हो गई। तब से ये ऐसा ही भूखा था और मैं इसकी मदद नहीं कर पा रही थी। मतलब अब ये बच्चा अकेला है? हाँ, इसका कोई नहीं है। बहन तुम फिक्र मत करो, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और जो मैं खाऊंगा वही इसे भी खिलाऊंगा। भैया, तुम बहुत नेक हो और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारा परिवार इसी बंगले में रहे और तुम्हें कभी खाने की कमी नहीं होगी। ये मैं देख लूंगी। तुम अभी अपने परिवार को यहाँ ले आओ। जीवा खुशी खुशी घर गया और अपने परिवार को लेकर बंगले में लौटा। वो लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रसोई का भंडार खाने पीने के सामान से भरा हुआ है। फिर जीवा की पत्नी ने पकवान बनाए और फिर जीवा का परिवार और वो अनाथ बच्चा सब ने साथ में खाना खाया। ये देख उस माँ की आत्मा बहुत खुश थी, क्योंकि उसके अनाथ बेटे को एक परिवार मिल चुका था। इसके बाद जीवा और उसका परिवार उस जादुई बंगले में ही रहे, जहाँ खाने की चीजों की कोई कमी नहीं थी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करने से हमारी मदद भी होती है। राजस्थान के गांव में एक बुढ़ी औरत रहा करती थी, जिसके 2 जवान बेटे थे। बुढ़ी अम्मा की तबीयत खराब थी, लेकिन वो फिर भी घर में बुनाई करके घर का खर्च चलाया करती। दोनों बेटे काम की तलाश में दूर दूर तक जाते, लेकिन उन्हें कभी कोई काम नहीं मिलता। एक दिन बुढ़ी अम्मा की तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। कुछ दिनों बाद वो बुढ़ी अम्मा नहीं रहीं और अब दोनों बेटे बेसहारा हो गए। अम्मा की 13वीं पर उनकी बहन बच्चों से मिलने आई। दीदी, क्यों छोड़ गई हम सबको? हे भगवान, मेरी दीदी को क्यों बुला लिया अपने पास? मासी, माँ, कुछ समय बाद मौसी को अपनी बहन की बात याद आई और उन्होंने अपने झोले में से 2 छोटे बक्से निकाले और दोनों को एक एक बक्सा दे दिया। ये बक्से मुझे तुम्हारी माँ ने दिए थे।
और ये भी कहा था कि ये तुम्हें उसके मरने के बाद ही मिलने चाहिए। क्या है इनमें? क्या है ये तो पता नहीं, बस दीदी इतना बोल गई कि तुम इसे अकेले मत खोलना। ठीक है मौसी। अब मैं चलती हूँ, घर पर बच्चे अकेले हैं और उनके पापा भी काम के सिलसिले में बाहर हैं, तो मुझे जाना होगा। लेकिन तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं आती रहूंगी। आखिर तुम्हारी माँ के बाद अब मैं ही तुम दोनों का सहारा हूँ। दीदी। मौसी अपना रोना रोकर वहां से चली गई और फिर आकाश और विकास ने अपना अपना डिब्बा खोला। डिब्बों के अंदर एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, इन जादुई मोतियों को लो और पूरब की ओर जाओ, तुम्हें वहां तुम्हारी तकदीर मिलेगी। जहां ये मोती तुम्हारे हाथों से गिरे वो जमीन तुम्हारी होगी। मेहनत करो और अपना जीवन सुखी बनाओ। तुम्हारी माँ। भैया ये क्या है? पता नहीं, लेकिन माँ ने लिखा है कि हमें जाना चाहिए। दोनों भाई गांव छोड़ पूरब की दिशा में निकल पड़े। दोनों ने जंगल पार किया, नदी पार की और अब दोनों एक बहुत ही उपजाऊ जमीन के पास पहुंचे और विकास के हाथ से मोती जमीन पर जा गिरा और तुरंत ही एक बहुत बड़े जमीन के टुकड़े के आसपास पत्थरों की दीवार बन गई। विकास ये देख बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ये जमीन मेरी है, इतनी उपजाऊ। मेरे तो भाग्य ही खुल गए। बधाई हो भैया, आपको बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया छोटे, माँ ने तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा। हाँ भैया, मैं अपना सफर जारी रखता हूँ। आकाश ने अपना सफर जारी रखा। वो दिन रात चलता रहा। चल चल के उसके पैरों में छाले आ चुके थे। जब उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया तो वो रोने लगा। माँ, क्या तुमने मेरी तकदीर में यूं ही धूप और भुखमरी लिखी है? भैया को तो उनकी उपजाऊ जमीन मिल गई, क्या मेरे लिए आपके पास कुछ नहीं है? आकाश की हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन उसने धीरज नहीं खोया और वो चलता रहा। आकाश को और कई दिन सफर करना पड़ा। कई रेगिस्तान पार कर वो एक पहाड़ पर पहुंचा। आकाश नहर से पानी पीने झुका और तभी उसका मोती वहां गिर गया और तुरंत ही पहाड़ के चारों ओर पत्थरों की दीवार बन गई। आकाश ये देख दंग रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि कभी उसके पास इतनी बड़ी जमीन होगी। धन्यवाद माँ, इतनी अच्छी जमीन मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। धन्यवाद माँ। आकाश बहुत खुश था। आकाश ने वहां खोदना शुरू किया। वहां जमीन के भीतर जगह जगह सोना था। ये सब देख आकाश दंग रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अपनी जमीन से मिले हुए कुछ सोने को लेकर आकाश मंडी पहुंचा, जहां उससे उसका भाई विकास मिला। भाई, तुम यहाँ? हाँ भैया, वो मोती लेकर मैं काफी दिनों तक भूखा प्यासा चलता रहा। मैंने कई रेगिस्तान पार किए और फिर मैं एक पहाड़ी पे जा पहुंचा, जहां मेरा मोती गिर गया और वो सारा पहाड़ मेरा हो गया।
मैंने जब उस पहाड़ में खुदाई की तो मुझे हर जगह सिर्फ सोना ही मिला। सोना? अरे बाप रे, इसलिए कहते हैं छोटे कि देर आए दुरुस्त आए। तुम्हें अपनी जमीन काफी कष्ट के बाद मिली, लेकिन वो तुम्हारे लिए सोना ही साबित हुई। हाँ भैया, और माँ के आशीर्वाद के साथ ही मैं ये सब कर पाया। धन्यवाद माँ। दोनों भाई बहुत खुश थे और एक बार फिर दोनों भाई साथ रहने लगे। अब दोनों का जीवन सुखमय हो गया था। इसलिए कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है।